नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। टॉप हेलिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं प्रोफेसर संजीव वैद्य आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम को, उस गाड़ी को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा नवीन राज्यों का उदय एवं अंग्रेजी साम्राज्य में उनका विलय। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा यूरोप से बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान आई, लेकिन अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में, अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिल गई। जब अंग्रेजों ने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना लिया, तब उनका ध्यान गया भारत के राज्यों की तरफ। बहुत सारी रियासतें थीं, कुछ बड़ी रियासतें थीं तो कुछ छोटी रियासतें थीं। अलग अलग तरीकों से युद्ध के द्वारा, छल बल के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा अंग्रेजों ने अब अपना राजनीतिक प्रभुत्व फैलाना शुरू कर दिया और देखते देखते पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनके नियंत्रण में आ गया। बहुत सारी रियासतें बनी और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं सदी में जो नवीन राज्य बने वे कौन कौन से थे, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो परवर्ती मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे हुए बेहद निकम्मे और अयोग्य थे, कमजोर थे, उनकी अयोग्यता का लाभ उठा करके बहुत सारे क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए और नवीन किस्म के राज्य निर्मित हुए। जैसे आप देखेंगे कि एक राज्य बना बंगाल। इन सभी एक से लेकर के 10 तक जो भी राज्य हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि ये कैसे बने। जैसे बंगाल राज्य का निर्माण हुआ, बंगाल के बाद अवध, मराठा, सिख रियासत पंजाब में, मैसूर, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपुताना, भरतपुर, कर्नाटक। ये वो राज्य हैं जो कभी मुगलों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन चूंकि मुगल सत्ता का पतन हो गया, इसके कारण इन छोटे छोटे नवीन राज्यों का निर्माण हुआ। अब ये जो नवीन राज्य थे, हमें जानकारी होना चाहिए कि इनके संस्थापक कौन थे। 18वीं सदी में जो नए नए राज्य बने, इनके फाउंडर कौन थे। जैसे बंगाल रियासत का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था और 1717 में उसने बंगाल रियासत की स्थापना की। मुर्शीद कुली खां किसी वक्त औरंगजेब का एक बड़ा खास सिपह सालार हुआ करता था। मूल रूप से दक्षिण भारत के था, लेकिन इसको बंगाल भेजा गया। अवध की रियासत की स्थापना सादत खां ने की और 1739 में की। मराठा साम्राज्य, पेशवाई साम्राज्य का संस्थापक पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और सिख राज्य के संस्थापक बंदा सिंह थे, जिन्हें हम बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। मैसूर रियासत का संस्थापक हैदर अली था। 1761 में उसने मैसूर रियासत की नींव डाली। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर में शासन किया और इनका ज़्यादातर समय अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने में व्यतीत हुआ, जिसे हम इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। और जो राज्य थे उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे हैदराबाद, जिसे दक्कन रियासत भी कहते थे, हैदराबाद रियासत का संस्थापक चिन किलिच खां था। 1724 में उसने हैदराबाद रियासत की नींव डाली। चिन किलिच खां ने आसफ जहां निजाम उल मुल्क के नाम से हैदराबाद में अपना शासन कार्य प्रारंभ किया और ये निजाम के नाम से जाने गए और आज़ादी के समय तक निजाम शाही हैदराबाद में बरकरार रही। रुहेलखंड रियासत का संस्थापक वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां था। 1714 में इन्होंने रुहेलखंड रियासत की नींव डाली। राजपुताना में अजीत सिंह थे। भरतपुर रियासत की नींव 1700 में चूड़ामन और बदन सिंह ने की। ये दोनों जाट थे, जाट कम्युनिटी के थे। औरंगजेब के खिलाफ जाटों का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह से निकल करके भरतपुर रियासत आई। जाटों का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित था चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में। कर्नाटक में सादतुल्ला खां ने 1717 में अपनी रियासत की नींव डाली।
देखिए, ये तो थी इनिशियल जानकारी रियासतों के बारे में। अब मैं आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा एक एक रियासत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। देखिए, बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे रिच स्टेट था, और ऐसा कहा जाता था कि बंगाल में होने वाली प्रत्येक घटना हिंदुस्तान के ऊपर प्रभाव डालती है। तो आप देखेंगे कि इस वक्त भी बंगाल महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में भी बंगाल एक महत्वपूर्ण रियासत के रूप में नजर आएगी। क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत भी बंगाल से होती थी। बंगाल में होने वाली प्रत्येक घटना हिंदुस्तान के ऊपर प्रभाव डालती थी, या ये कहें कि बंगाल को जुकाम होता था तो पूरा हिंदुस्तान छींकता था। बंगाल से ही पूरे हिंदुस्तान की प्रत्येक घटना को संचालित किया जाता था। तो उस वक्त भी बंगाल एक इंपॉर्टेंट स्टेट था। बंगाल की महत्वता को सबसे पहले समझा था ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के कमांडर लॉर्ड क्लाइव ने। और मैंने आपको एक आंग्ल कर्नाटक युद्ध में एक कहावत बताई थी जो उस समय चलन में थी कि क्लाइव ने हिंदुस्तान के खजाने की चाबी को बंगाल में खोजा और डुप्ले उसे कर्नाटक में ही खोजता रहा। तो आइए हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक संपन्न अगर कोई राज्य था तो वो बंगाल था। और बंगाल कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा प्रांत था। बंगाल में क्या क्या क्षेत्र आते थे, जैसे आप देखेंगे आधुनिक बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र बिहार में बंगाल में सम्मिलित था। नक्शे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। उड़ीसा है, बंगाल है, उत्तरी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम का क्षेत्र, बर्मा का क्षेत्र, ये जो है पूरा, बर्मा को हटा दें तो ये पूरा क्षेत्र बंगाल के रूप में आता था। और कुछ लोग तो इसमें बनारस तक का क्षेत्र भी शामिल कर लेते थे। तो इस प्रकार जो बंगाल था उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, राइट। अब अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे पहली कोठी 1651 में स्थापित की। किससे अनुमति ली? बंगाल के सूबेदार शाह सुजा से अनुमति लेकर के हुगली में इसको स्थापित किया गया। पहली व्यापारिक कोठी बंगाल में हुगली में स्थापित की गई। फिर यहाँ पर सूबेदार थे अजीमुशान। उन्होंने 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुतानामी, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर दी। देखिए, अब धीरे धीरे कंपनी का विस्तार होता जा रहा है। यहाँ की जमींदारी ले ली। इधर एक और घटना घटी थी 1717 की, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने मात्र 3000 रुपए की वार्षिक धनराशि के बदले में कंपनी को बंगाल में बेरोक टोक व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कि मतलब कंपनी को अब इसके अलावा कोई शुल्क नहीं देना, कोई महसूल नहीं देना, कोई दस्तक नहीं देना, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। 3000 रुपये साल के बदले में उन्होंने बंगाल सौंप दिया। अब बंगाल के जो नवाब थे, देखिए बंगाल में जो रियासत की स्थापना की थी वो मुर्शीद कुली खान ने की थी। मुर्शीद कुली खान ने 1717 में बंगाल प्रांत की नींव डाली और वो 1727 तक बंगाल का नवाब बना रहा। आपके सामने पूरी लिस्ट दी गई है। मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन नवाब बना, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान नवाब बना, उसके बाद अली वर्दी खान नवाब बना। अली वर्दी खान जो 1740 से 1756 तक नवाब रहा, इसके समय में बंगाल रियासत अपनी समृद्धता की सीढ़ी पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद सिराजुद्दौला और फिर मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर नवाब बना 1757 में, 1760 तक रहा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी जिसने बंगाल के चरित्र को बदल के रख दिया। कौन सी घटना थी भाई? वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा उसके बारे में। मीर जाफर के बाद मीर जाफर का नवाब मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम के बाद मीर जाफर दोबारा नवाब बने। ये जो टेन्योर बता रहा हूं मैं, मीर जाफर, मीर कासिम, यहां पर दो महत्वपूर्ण युद्ध आपको देखने को मिलेंगे जिनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, आने वाली स्लाइड्स में करूंगा। इसलिए अपने कॉपी पेंसिल खोल के रखो, ध्यान से वीडियो को सुनो। फिर नजमुद्दौला, यहां से बंगाल के नवाब धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगे। कठपुतली तो मीर कासिम भी था, मीर जाफर भी था। फिर सैफुद्दौला बना, फिर मुबारकुद्दौला बना, ठीक है ना। इसी दौरान
हमारे बंगाल की राजधानियां भी परिवर्तित होती रहीं। कभी ढाका बनी, फिर मुर्शिद कुली खां के समय मुर्शिदाबाद बनी, फिर मुंगेर बनी। तो इस तरीके से राजधानियां भी बदलती रहीं और बंगाल का चरित्र बदलता रहा। नवाबी दौर का बंगाल अब धीरे धीरे बक्सर के युद्ध के बाद, इसके पहले प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत अंग्रेजी नियंत्रण में चला गया और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान हुई। ब्रिटेन भी समृद्ध बना और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भी मजबूत हुआ। उसमें बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अंग्रेजों ने बंगाल की जगह किसी और प्रांत को अपना टारगेट बना होता तो शायद अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान के शासक नहीं बन पाते। जो गलती फ्रांसीसियों ने की वो गलती अंग्रेजों ने नहीं की। अब आइए हम एक एक नवाब के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करें। स्पेशली आपको कुछ नवाबों के बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खां। ये बंगाल रियासत का संस्थापक था और बंगाल के एक राजधानी मुर्शिदाबाद का नाम भी मुर्शिद कुली खां के नाम पर ही पड़ा। फर्रुख सियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी प्रदान की। किसने प्रदान की? फर्रुख सियर ने। मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बनकर के आया। मुर्शिद कुली खां के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, अंग्रेजों को उसने बहुत सारी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की और इसी बात को लेकर के मुर्शिद कुली खां और औरंगजेब के पोते अजीमुशान के मध्य मतभेद हो गया। रियासती हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका की बजाय मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर ली। मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित होते ही मुर्शिद कुली खां की रियासतों में थोड़ी सी स्थिरता आई। मुर्शिद कुली खां ने भूमि सुधार लागू किए, जागीरों का अधिग्रहण किया और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। जितनी भी निजी जागीरें थीं वो सब जागीरदारों से छीन ली और उसे खालसा भूमि, नजूल की भूमि या सरकारी भूमि में उसने रूपांतरित कर दिया। तो मुर्शिद कुली खां के इन भूमि सुधारों से बंगाल प्रांत की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि हुई और अंग्रेजों की नज़र में बंगाल प्रांत की अहमियत और धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुर्शिद कुली खां के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। 1727 से 1739 तक वह शासन करता रहा और इसने जो है, खास बात यह कि शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को अपने अधीन कर लिया। देखिए, जब भी बंगाल प्रांत की बात की जाती है तो बिहार उसका हिस्सा अपने आप हो जाता है, लेकिन बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा कब बना? शुजाउद्दीन के शासनकाल में 1733 में। और बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां भविष्य में बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब सरफराज खां गद्दी पर बैठे। 1739 से 1740 तक ये शासक रहा। बेहद अयोग्य, निकम्मा और विलासी प्रवृत्ति का शासक था शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां। इसने आलम-उद-दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। देखिए, मैंने आपको बताया कि सरफराज खां बेहद अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसकी अयोग्यता का लाभ किसने उठाया? अली वर्दी खां ने। अभी नाम आया था अली वर्दी खां, मैंने आपसे बोला था। अली वर्दी खां ने इसकी अयोग्यता का लाभ उठाया और अली वर्दी खां को सहयोग दिया हाजी अहमद ने और जगत सेठ ने। इनके सहयोग से अली वर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया। सरफराज खां मारा गया और अली वर्दी खां बंगाल के नए नवाब के रूप में उभर करके सामने आया। देखिए, अली वर्दी खां जिसने अपनी शुरुआत की थी बिहार के नायब सूबेदार के रूप में, अब वो बंगाल का नवाब बन चुका था। अली वर्दी खां को मिर्जा मोहम्मद खां की संज्ञा दी जाती थी, ये उसने टाइटल अडॉप्ट किया था। मैं आपको बता दूं, अली वर्दी खां बेहद साहसिक किस्म का व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था और अपनी कूटनीतिज्ञता के चलते ही जगत सेठ को उसने अपनी तरफ मिलाया, युद्ध किया और नवाब बन बैठा।
इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रिश्वत दी, नजराना दिया और एक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया। इसके माध्यम से उसने बंगाल में अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। मतलब बंगाल का प्रतिनिधि, मुगल प्रतिनिधि अब बंगाल का पूर्ण शासक बन चुका था और मोहम्मद शाह की अयोग्यता से उसने बंगाल प्रांत को भी हासिल कर लिया। इस प्रकार बंगाल का अगर कोई पूर्ण संप्रभु नवाब अगर सबसे पहला कोई था तो वो अली वर्दी खां था। अली वर्दी खां ने योग्य था, वो जानता था अंग्रेजी साजिशों को, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों को फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान नहीं की, क्योंकि जानता था कि आज ये फैक्ट्री में किलेबंदी करेंगे, कल को अपनी सेना बढ़ाएंगे और हमें ही धोखा देंगे। भविष्य वक्ता था, भविष्य दृष्टा था, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों को किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान नहीं की। अली वर्दी खां का एक कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है। वो यूरोपियंस को मधुमक्खियों की तरह मानता था। उसने कहा था कि यदि यूरोपियों को कभी छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगे और यदि छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अली वर्दी खां यूरोप को मधुमक्खियों की तरह मानता था। उसका कहना था कि यदि यूरोपियों को ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसलिए बड़ा सतर्क रहता था यूरोपियन से। 1756 में उसे पेचिश हो गई और पेचिश के कारण अली वर्दी खां की मौत हो गई। इस प्रकार बंगाल का पहला संप्रभु शासक अगर कोई था तो वो अली वर्दी खां था। अली वर्दी खां के पश्चात उसका नाती मोहम्मद सिराजुद्दौला 23 वर्ष की आयु में बंगाल का नवाब बना। आपको बता दूं, नवाब सिराजुद्दौला एक बेहद योग्य व्यक्ति था। सिराजुद्दौला ने बंगाल में उस वक्त के माहौल में बंगाल में एक सॉवरेंट सेकुलर गवर्नमेंट स्थापित की। नवाब सिराजुद्दौला हिंदुओं के प्रति, गैर मुस्लिम जातियों के प्रति भी बड़ा उदार था, बड़ा लिबरल था। बंगाल की प्रजा उसे बेहद पसंद भी करती थी। सिराजुद्दौला के विरुद्ध पूर्णिया के नवाब शौकत जंग ने भी अपनी नवाबी का दावा पेश किया। शौकत जंग को समर्थन था घसीटी बेगम का, राजवल्लभ का और अंग्रेजों का। ये तीन शख्सियत शौकत जंग के साथ थी। उसके बावजूद सिराजुद्दौला से वो जीत ना सके। सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम, शौकत जंग और अंग्रेजों को कुशलता से पराजित कर दिया। यहीं से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई। अब अंग्रेजों के लिए नवाब सिराजुद्दौला आंख का कांटा बन चुका था और अंग्रेजों की नज़र वास्तव में पूरे बंगाल पर थी और वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार सिराजुद्दौला को हटाया जाए और उसकी जगह पर अपने कठपुतली नवाब को बिठाया जाए। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सेनापति लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया और सिराजुद्दौला के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल सम्राट फर्रुख शेर द्वारा अंग्रेजों को 1717 में दिया गया फ्री पास अंग्रेजों को और नवाब के बीच में संघर्ष का कारण बना। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति पाली थी और इसके बदले में उसने अंग्रेजों के लिए 1717 में एक फरमान जारी किया था। वो फरमान मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले जिक्र कर चुका हूँ इसका। फरमान का जो मजमुआ सार ये था कि मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बेरोक-टोक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये जो है यही चीज़ संघर्ष का कारण बनी। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के इसी नीति के खिलाफ था। दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री पास जारी किए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इन दस्तकों का, इन फ्री पासों का खुद के लिए तो उपयोग करते थे, खुद के व्यापार के लिए, ये दूसरों को भी वो फ्री पास देने लगे, दूसरों को भी वो फ्री पास बेचने लगे। इससे क्या हुआ कि नवाब को रेवेन्यू लॉस हुआ, राजस्व हानि हुई। उसने अंग्रेजों को चेताया, ईस्ट इंडिया कंपनी को चेताया, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के इस आदेश की अवहेलना की। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना अंग्रेज व फ्रांसीसी अपने दुर्ग का निर्माण कर रहे थे।
फोर्ट बना रहे थे अपने, सिराजुद्दौला क्रोधित हुआ, उसने ऐसा करने का आदेश ना करने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस आदेश की अवहेलना की। तो कुल मिलाकर के सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का पहला कारण था 1717 के फरमान द्वारा जारी दस्तकों का दुरुपयोग, और दूसरा सिराजुद्दौला के चेतावनी के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी मंडियों की, अपनी बस्तियों की सैन्य किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी। इससे सिराजुद्दौला क्रोधित हुआ। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने दंड देने के उद्देश्य से 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार में भी अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी मंडी थी। अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने सिराजुद्दौला के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में तनातनी, गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान एक और ऐसी सो कॉल्ड अकल्पनीय घटना घटी जिसने दोनों के बीच में युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। इस घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना, यह प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण है।